सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु का अध्ययन करेंगे। अध्याय में विषय दे रखे हैं। पहला परिचय, दूसरा सूक्ष्मजीव, तीसरा सूक्ष्मजीव का वर्गीकरण, चौथा खाद्य संरक्षण, पांचवा खाद्य संरक्षण के तरीके, पहला रासायनिक तरीके, दूसरा गर्मी और ठंड उपचार, तीसरा भंडारण और पैकिंग, छठा सूक्ष्म जीवों का महत्व। इसमें पहला है खाद्य उद्योग में, दूसरा पेय पदार्थ उद्योग में, तीसरा दवा उत्पादन में, चौथा टीका उत्पादन में, पांचवा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, छठा पर्यावरण को साफ करने में, सातवां टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, आठवां है हानिकारक सूक्ष्मजीव, नौवां वाहक के उदाहरण, दसवां सूक्ष्मजीवों द्वारा मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोग। इन सभी विषयों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्मजीवों की परिभाषा, हमारे आसपास रहने वाले वे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। इनमें से कुछ को आवर्धक कांच से देखा जा सकता है, जबकि कुछ को माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देखा जा सकता। परिभाषा क्या है? हमारे आसपास रहने वाले वे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। कुछ को तो हम आवर्धक कांच की सहायता से देख सकते हैं, जबकि कुछ को क्या है, माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को चार प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये समूह हैं, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। सूक्ष्म जीवों को चार समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये समूह है, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। बैक्टीरिया जीवाणु। बैक्टीरिया एक कोश के जीव होते हैं। कितने कोश के जीव होते हैं बैक्टीरिया? एक कोश की है। केवल एक कोशिका से इनका निर्माण होता है। दूसरा, ग्लेशियरों से लेकर रेगिस्तानों और गर्म झरनों तक के आवासों की विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो ग्लेशियर ठंडे प्रदेशों से लेकर रेगिस्तान गर्म इलाकों तक क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दही बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस क्या है, दही का बैक्टीरिया है, वो पाया जाता है दही में। दूसरा है कवक। कवक बहुकोशिकीय विषमपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं कवक? कवक बहुकोशिकीय मतलब अनेक कोशिकाओं से निर्मित और विषमपोषी जीव होते हैं। कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है और आमतौर पर कॉलोनियम पाए जाते हैं। कवकों में किसका अभाव होता है? क्लोरोफिल का अभाव होता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम एस्परजिलस, या पहला कवक है राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस क्या दे रखी, इसकी इमेज दे रखी है यहाँ पे। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी सूक्ष्मजीव हो सकते हैं।
प्रोटोजोआ आमतौर पर पानी में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ आमतौर पर पानी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा क्या है? एक कोश के जीव है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो कि एक कोशिकीय जीव है। चौथा है शैवाल। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय स्वपोषी जीव होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल एक कोश के भी जीव हो सकते हैं या बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। और स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, क्लोरोफिल वर्णक युक्त होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल क्लोरोफिल युक्त वर्णक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा, ये दो शैवाल हैं। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पांचवा है वायरस। वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो केवल मेजबान जीव की कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन करते हैं, जो एक जीवाणु, पौधे या जानवर हो सकता है। वायरसों को प्रजनन करने और अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। वायरस क्या है? वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो केवल मेजबान कोशिकाओं, जिस दूसरी कोशिका पर वो अंदर निर्भर होते हैं, उसमें क्या करते हैं? वो प्रजनन करते हैं, जो एक जीवाणु, पौधे या जानवर हो सकते हैं। और वायरसों को प्रजनन करने के लिए, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस, ये क्या है? इनके वायरस के दो उदाहरण हैं। वायरस काफ़ी होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कोरोना एक वायरस था जिसने क्या पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। खाद्य संरक्षण, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहा जाता है। खाद्य संरक्षण की परिभाषा क्या है? सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें खराब कर देते हैं। खाद्य संरक्षण के तीन तरीके होते हैं। पहला रासायनिक विधि, दूसरा गर्म ठंडा विधि, तीसरा भंडारण और पैकिंग। खाद्य संरक्षण क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहा जाता है। और खाद्य संरक्षण के कितने तरीके हैं? तीन तरीके। पहला रासायनिक विधि, दूसरा गर्म ठंडा विधि और तीसरा भंडारण पैकिंग। पहला रासायनिक तरीके, साधारण नमक का उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। चीनी का उपयोग जैम और जेली में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तेल और सिरका का उपयोग अचार और सब्जियों में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। रासायनिक तरीके कौन कौन से हैं? एक तो नमक के द्वारा कर सकते हैं हम, परिरक्षक मतलब उसका बचाव, जो कोई भी पदार्थ है उसका बचाव कर सकते हैं, परिरक्षक मतलब बचाव। और उपयोग क्या करते हैं? साधारण नमक का मांस और मछली को संरक्षित करने में किया जाता है। चीनी का उपयोग किसमें करते हैं? चीनी और जैम का उपयोग, जेली मतलब कोई सब अचार मुरब्बे हैं उनका क्या है उपयोग, मतलब परिरक्षक के रूप में करते हैं। तेल और सिरका का उपयोग भी क्या होता है? अचार और मुरब्बे में, सब्जियों में परिरक्षक करते हैं। आपने देखा होगा कि अचार को हम तेल में डुबा कर रखते हैं, जिससे क्या, जो जीवाणु, नुकसानदायक जीवाणु है वो पनपे नहीं। गर्म और ठंडा उपचार दूसरी विधि है। दूध को उबालने से इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों को मारने में मदद मिलती है। पास्चुराइजेशन दूध को संरक्षित करने की एक तकनीक है जिसमें इसे 15 से 30 सेकंड के लिए लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है और फिर अचानक ठंडा करके संग्रहित किया जाता है। गर्म ठंडा विधि किस में आती है काम में?
दूध को उबालने से इस मौजूद सूक्ष्मजीवों को मारने में मदद मिलती है। पास्चुराइजेशन दूध को संरक्षित करने की एक तकनीक है जिसमें दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर तक उबाला जाता है और फिर इसे अचानक ठंडा करके संग्रहित किया जाता है। पास्चुरीकरण विधि की खोज लुई पास्चर ने 1864 में की थी। कब की थी लुई पास्चर ने? 1864 में पास्चुरीकरण विधि। रेबीज के टीके की खोज भी लुई पास्चर ने 1885 में की थी। रेबीज के टीके की खोज भी किसने की थी? लुई पास्चर ने। तीसरा है भंडारण और पैकिंग। सूखे मेवे और सब्जियों को माइक्रोबियल हमले को रोकने के लिए सीलबंद एयरटाइट पैकेट में संग्रहित किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। नाइट्रोजन को खाद्य कंटेनर में डाला जाता है ताकि उसमें मौजूद ऑक्सीजन को हटाया जा सके और उसे सील कर दिया जाता है। चूंकि कंटेनर में ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती है इसलिए बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं और इसलिए भोजन ताज़ा रहता है। यदि कोई भी कंटेनर में ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो उसमें निश्चित है कि उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन को हटाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे उसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और वे ताज़ा रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का महत्व में सूक्ष्म जीवों का निम्न महत्व होता है। पहला, खाद्य उद्योग में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने को बढ़ावा देते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। खमीर का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में किया जाता है। जो आपने केक खाते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? खमीर का। दूसरा है पेय उद्योग में खमीर का उपयोग शराब, वाइन और सिरका, एस्टिक एसिड के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। खमीर का उपयोग किसमें करते हैं? शराब उद्योग में, सिरका उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। खमीर चीनी पर कार्य करता है और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इसे शराब में परिवर्तित करता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। तीसरा, दवा उत्पादन में अन्य रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने या उनके विकास को रोकने के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया और कवक से प्राप्त होती हैं। एंटीबायोटिक दवाई कैसे होती हैं? बैक्टीरिया और कवक से प्राप्त होती हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन हैं। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा तैयार किया गया था। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चौथा है वैक्सीन उत्पादन में टीकों के माध्यम से विभिन्न रोगों पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों के हमले से शरीर की सुरक्षा को टीकाकरण के रूप में जाना जाता है। टीकाकरण क्या है? विभिन्न रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु उनको सुरक्षा करना टीकाकरण कहलाता है। टीके में मृत या कमजोर रोगाणु शामिल होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन को ट्रिगर करते हैं। ये एंटीबॉडी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों के हमले को रोकने में मदद करते हैं। टीकाकरण हैजा, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस आदि जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पांचवा है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सूक्ष्मजीव वास्तव में नाइट्रोजन और एंटीबायोटिक का निर्माण कर सकते हैं जो पौधों को रोगजनकों से बचाते हैं और बदले में कार्बन भंडारण बनाते हैं जो मिट्टी की संरचना बनाते हैं और कार्बन को अलग करते हैं। क्या करते हैं सूक्ष्मजीव? नाइट्रोजन और एंटीबायोटिक निर्माण करते हैं जिससे पौधों क्या आता है? रोगजनक से बचाते हैं और कार्बन का भंडार बनाते हैं। कार्बन क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। और जो मिट्टी की संरचना बनाते हैं, कार्बन से क्या होता है? मिट्टी की संरचना का निर्माण होता है और फिर उसको क्या करते हैं? कार्बन को अलग कर देते हैं। छठा है पर्यावरण को साफ करने में सूक्ष्मजीव पौधे और जानवरों के मृत कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इन पदार्थों का फिर से दूसरे पौधे और जानवर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीवों का उपयोग हानिकारक और दुर्गंधयुक्त पदार्थों को नष्ट करने और पर्यावरण
को साफ करने के लिए किया जाता है। सूचजीव का उपयोग पर्यावरण को साफ करने में भी किया जाता है। किस प्रकार से? कि ये सूक्ष्मजीव होते हैं, जिस प्रकार से गोबर है, तो गोबर को कीड़े क्या करेंगे, धीरे धीरे खाते जाएंगे कीड़े उसको, और क्या होगा, धीरे धीरे वो उसकी जो बोकंद है, वो बदबू है, वो भी खत्म होती जाएगी। तो ये क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव हमारे पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। सातवां है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें नाइट्रोजन विभिन्न रूपों में वायुमंडल से जीवित जीवों में प्रसारित होता है और बाद में वापस वायुमंडल में चला जाता है। जीवित जीवों को न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किस लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? जीवित जीवों को, कि इस नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और प्रोटीन भी नाइट्रोजन से जीवित जीव बनाते हैं, इसलिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आठवां है हानिकारक सूक्ष्मजीव। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव इसके उदाहरण हैं। ये क्या है, हानिकारक जीव है। ये मनुष्य, जानवर और पौधों में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। इनमें से कुछ भी घातक भी होती हैं। सूक्ष्मजीव न केवल मानव शरीर को बल्कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी को कारण बनते हैं। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। इंसानों को भी करते हैं और जानवर को भी करते हैं। वाहक, वे जीव जो बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाते हैं उन्हें वाहक कहते हैं। वाहकों के उदाहरण हैं घरेलू मक्खी, हैजा, पेचिस और टाइफाइड फैलाती है, जिस बीमारी फैलाती है। मादा एनाफिस मच्छर मलेरिया परजीवी फैलाती है। मादा एडिज मच्छर डेंगू वायरस फैलाती है। ये क्या वाहक है? जैसे मक्खी क्या करती है, हैजा को फैलाती है, पेचिस को फैलाती है, टाइफाइड को फैलाती है। इस प्रकार से मादा एनाफिस मच्छर क्या फैलाती है, मलेरिया। मादा एडिज मच्छर क्या फैलाती है, डेंगू। ये क्या वाहक होते हैं। बैक्टीरिया के कारण होने वाले मानव रोग के उदाहरण हैं। बैक्टीरिया के कौन कौन से रोग होते हैं, टीबी, हैजा, टाइफाइड। वायरस के कारण होने वाले मानव रोग के उदाहरण हैं खसरा, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। ये क्या होते हैं, वायरस से होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होते हैं होने वाले मानव रोग के उदाहरण हैं मलेरिया और नींद बीमारी। ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ से ये बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती हैं, टीबी और हैजा, टाइफाइड। वायरस से खसरा, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। प्रोटोजोआ से मलेरिया और नींद बीमारी होती है। सूक्ष्मजीवों के कारण जानवरों में होने वाले रोग हैं। पहला एंथ्रेक्स, बैक्टीरिया का कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग क्या होता है, जानवरों में बैक्टीरिया का कारण होता है। दूसरा, मवेशी में खुरपका और मुंहपका रोग वायरस के कारण होता है। जो मवेशी में खुरपका, जिस खुरपक जाते हैं, मुंह पक जाता है, तो उसके किस कारण होता है, वायरस के कारण। सूक्ष्मजीव के कारण पौधों में होने वाले रोग, साइट्रस केकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा रोग, जो नींबू में होता है वो साइट्रस केकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। गेहूं का रतुआ कवक के कारण होता है। गेहूं का रतुआ रोग होता है जो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। भिंडी का पीला सिरा मोजेक वायरस के कारण होता है। जो भिंडी का पीला सिरा हो जाता है वो किसके कारण होता है, मोजेक वायरस के कारण होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।